गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के 11th लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने अब तक पढ़ लिया था डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड कॉमन नेम सिस्टम एंड कार्बोनॉल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। मैंने आपको अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का जो नामकरण करने के सिस्टम है, दो सिस्टम, एक सामान्य पद्धति, एक कार्बोनॉल पद्धति, यह आपको बता दी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड पार्ट में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल इन आईयूपीएसी सिस्टम, मींस अल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण। तो देखिए, अल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण हम बात करें तो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज वाली को। तो हम कहते हैं कि अल्कोहल जो है इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल, या इसे हम लिखते हैं एल्केन एक्सॉल। एल्केन का आईयूपीएसी नाम है एल्केनॉल, या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूं एल्केन एक्सऑल। यह अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है। ठीक है। देखिए, अल्कोहल जो है, हमारे सिलेबस की बात करें हम तो हमारे सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डिटेल है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन के डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, लेकिन आपके सिलेबस में सारे क्या है, जो भी डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं आपने, वो एल्केन के डेरिवेटिव्स पढ़ने, एल्केन के व्युत्पन्न पढ़ने। तो जब एल्केन के H एटम को OH ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो जो अल्कोहल बनते हैं वो सैचुरेटेड अल्कोहल है, वो संतृप्त अल्कोहल है। तो उनका आईयूपीएसी नाम एल्केनॉल या एल्केन एक्सऑल के रूप में लिखा जाता है। यहां पर याद रहे कि अगर X की बात करें तो ये क्या है, ये OH ग्रुप की पोजीशन है। तो जो कार्बन चेन आप सिलेक्ट करेंगे उस कार्बन चेन में अगर OH ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है तो नेम एल्केनॉल के रूप में लिखेंगे। अगर OH ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट के अलावा किसी दूसरे कार्बन पर है तो हम नेम एल्केन एक्सऑल के रूप में लिखेंगे। कैसे करना है नेम, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो बेटा सबसे पहले हम ढूंढते हैं क्या, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह श्रृंखला के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसके कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच हो। जैसे देखिए मेरे पास ये कंपाउंड है, ओके। यहां पर देखिए एक सीरीज बन रही है ये हॉरिजॉन्टल, और एक सीरीज बन रही है ये वर्टिकल खड़ी, और दूसरी लेटी हुई। जो मैंने खड़ी सीरीज ली है इसके कार्बन कितने हैं सीरीज में, 3, और यहां भी कार्बन कितने हैं, 3। लेकिन इस वर्टिकल सीरीज के किसी भी कार्बन का OH से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये सिलेक्शन मेरा क्या है, रॉन्ग है। और अगर मैं ये वाला सिलेक्शन करता हूं स्लीपिंग वाला, तो यहां भी कार्बन तो 3 है और इनमें से एक कार्बन का OH से डायरेक्ट कांटेक्ट भी है, इसलिए ये चेन सिलेक्शन मेरा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ऐसे सपोज आपके पास क्या आ गया, ये एक कंपाउंड आ गया, आपने यहां चेन सिलेक्शन किया I के रूप में, कितने कार्बन की चेन बनी, 3 की। मैंने आपको कहा था कोई जरूरी नहीं है चेन सिलेक्शन I के रूप में करें, चेन सिलेक्शन L के रूप में या U के रूप में भी किया जा सकता है। बस देखना ये है नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम आने चाहिए। तो यही कंपाउंड देखिए मैंने यहां लिखा,
और अब चेन सिलेक्शन मैंने किस रूप में किया, देखिए एल रूप में किया। जब मैंने आई बनाया था तो भी 3 कार्बन थे और एल बनाया तो कार्बन कितने हो गए 4 कार्बन के भी 4 कार्बन की चेन में भी क्या था, इस कार्बन का OH से डायरेक्ट कांटेक्ट है और 3 कार्बन की चेन में भी इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है 3 वाली, लॉन्गेस्ट कौन सी है 4 वाली। तो हमें 2 बातें याद रखनी है। पहले तो चेन लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करे, चाहे आई के रूप में, चाहे एल के रूप में, चाहे यू के रूप में। आपने आई के रूप में करी है 3 की है, हाँ इससे OH अटैच है। ये एल के रूप में करी है 4 की है, इसमें भी OH अटैच है। तो सिलेक्ट कौन सी करो 4 वाली, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। दूसरी कंडीशन ये देखो, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम तो है, लेकिन जो स्लीपिंग वाली है, लेटी हुई है, उस सीरीज में क्या है, कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट OH से है। खड़ी या वर्टिकल सीरीज का कार्बन डायरेक्ट OH के कांटेक्ट में नहीं है। इट मींस ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ये सीरीज रॉन्ग है, ये सीरीज क्या है राइट। तो वेरी फर्स्ट क्या करेंगे, अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर हम एल्केनॉल या एल्केन एक्सऑल के रूप में करते हैं। इसे लिखने के लिए सबसे पहले OH ग्रुप वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के कार्बन का OH से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपने चेन सिलेक्शन कर लिया। अब आपका दूसरा काम है काउंटिंग करना। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिस एंड से OH ग्रुप नियरेस्ट हो, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक मिलने चाहिए, यानी जहां से OH समूह पास हो उस सिरे से हम काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। जिधर से OH नियरेस्ट हो उस कॉर्नर से आपको क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आइए देखिए, जैसे इस कंपाउंड को देखिए, बैलेंस से सभी को पूरी करनी आती है, कार्बन की 4 होती है, जितनी कम नजर आए उतने क्या दे देते हैं आप, हाइड्रोजन दे देते हैं। ठीक है, अब आप लेफ्ट टू राइट काउंट कीजिए, तो OH कितने नंबर पर आ रहा है 3 पर। आप राइट टू लेफ्ट आइए, OH कितने नंबर पर आ रहा है 2 पर। तो ऊपर वाली काउंटिंग में OH को 3rd नंबर मिल रहा है, तीसरा नंबर मिल रहा है, जबकि नीचे वाली में 2। तो जहां मिनिमम नंबर मिले वो काउंटिंग सही है, जहां ज्यादा मिले वो गलत है। ठीक है, ऐसी भी पोजीशन तो हो सकती है आपके सामने, ये देखिए, फिर से चेन सिलेक्शन कीजिए, कितने कार्बन की चेन बनेगी 4 की, बिल्कुल। इधर से काउंटिंग करते हैं तो सेकंड पर मिथाइल है, लेकिन OH 3rd पे जा रहा है। नीचे से काउंटिंग करें तो OH सेकंड पर है और मिथाइल 3rd पे चला गया, तो नीचे वाली काउंटिंग सही है, ऊपर वाली गलत है। क्यों भाई, OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये VIP है, जिधर से VIP पास होगा काउंटिंग उधर से ही करनी है। इसलिए हमने क्या किया, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर करते वक्त ये ध्यान रखा कि काउंटिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप क्या हो, नजदीक हो। तो आपने काउंटिंग करने का रूल सीख लिया। अब 3rd, आपने चेन सिलेक्शन किया, आपने काउंटिंग की, उसके बाद कई बार क्या होता है, पेरेंटल चेन के बाहर कुछ छूट जाता है, जिसको आप प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट कह देते हैं। तो चेन सिलेक्शन करने के बाद जो चेन के बाहर छूट गए OH के अलावा, वो आपके सब्स्टिट्यूट है, वो प्रतिस्थापी हैं। और रूल कहता है कि पेरेंटल चेन का नेम लिखने से पहले आपको पोजीशन बता करके सब्स्टिट्यूट का नेम लिखना चाहिए, कि कौन सा सब्स्टिट्यूट है, कौन सा प्रतिस्थापी है, वो कितने नंबर कार्बन पर लटक रहा है, हैंग हो रहा है। तो कहां हैंग हो रहा है और कौन हैंग हो रहा है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि लटक के कोई मर रहा है, तो नदी पार कर रहे हैं, पुल पे कोई लटक गया है, दोनों साइड में 2 फ्रेंड चले गए हैं, तीसरा बीच में लटक गया है, बचाने वो आएगा जिसके वो नजदीक होगा। दूसरी बात मैंने आपको कही कि जब स्थिति ऐसी आ जाती है
कि एक तरफ कोई कॉमन आदमी और एक तरफ कोई वीआईपी हो, तो देश का सिस्टम ऐसा है कि आदमी उस तरफ भागता है जिधर वीआईपी हो, तो पहले उसे बचाने की कोशिश की जाती है। तो वीआईपी आपका फंक्शनल ग्रुप OH है, काउंटिंग इधर से ही होगी। लेकिन इसके बाद कोई बाहर छूट गया है, तो कौन छूटा, कहां छूटा? मैंने अभी भी कहा कोई आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया, केवल एक्सीडेंट हो गया से क्या आप घबरा जाएंगे? एक्सीडेंट तो किसका हो गया ये भी तो पता होना चाहिए। हमको किसी ने बता दिया कि बीकानेर बस स्टैंड पे बाईपास पर एक्सीडेंट हो गया, हम दौड़े दौड़े चले गए, जाकर के देखा तो एक्सीडेंट किसका हुआ था? एक डॉग का हो गया था। गाड़ी के सामने एक डॉग आ गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया। लो, आप एक डॉग के लिए गए थे, तो किसका हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। पता था कहाँ हुआ ये तो पता था, लेकिन किसका हुआ ये नहीं पता था, तो भी समस्या है। एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपको कहा कि साहब आपके मिलने वाले किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आप यहां से भाग गए, आपने ये नहीं पूछा एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट की साइट क्या है और एक्सीडेंट हुआ किसका है, दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब पेरेंटल चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बाहर सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी छूट गया है, हमें उसकी पोजीशन भी पता होना चाहिए, उसका नाम भी पता होना चाहिए कि वो सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी है कौन। तो देखिए कैसे करेंगे आप। मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड है, ओके, इस तरह से। आपका पहला काम क्या है सर? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, L बनाएंगे तो भी 3 का और I बनाएंगे तो भी 3 का, तो फिर I ले लेते हैं, चेन तो 3 की बन रही है। सेकंड आपका सर काउंटिंग करेंगे, कहां से करेंगे? जिधर से OH ग्रुप पास हो। अब क्या करेंगे सर? जो बाहर छूटा है उसको पोजीशन बता के उसका नाम लिखेंगे। तो बाहर जो छूटा है इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, CH3, जिसको आप क्या कहते हैं? मिथाइल। तो ये मिथाइल लटका कहाँ है? ये मिथाइल लटका हुआ है 2 पर, तो 2 डैश लगाइए मैथ से, जैसे ही आप वर्ड में जाएंगे, नंबर से वर्ड में जाते समय 2 पर कौन है? CH3, जिसको क्या कहते हैं? मैथिल। तो आपको पोजीशन के साथ इस सब्स्टिट्यूट को लिखना है 2 मिथाइल। सपोज आपके पास कुछ ऐसी पोजीशन आ गई, चेन सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, कितने का चेन सिलेक्शन किया आपने? 3 का। 1 2 3, तो 3 पर चेन सिलेक्शन किया। आपको कहां कहां सब्स्टिट्यूट दिखाई दिए? सेकंड कार्बन पर, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब चेन सिलेक्शन किया, काउंटिंग OH की तरफ से की, बाद में देखा सब्स्टिट्यूट 2 थे, तो जब चेन के बाहर पेरेंटल चेन को सिलेक्ट करने के बाद, जनक श्रृंखला को चुनने के बाद आपके सामने 2 सब्स्टिट्यूट है, 2 सब्स्टिट्यूट है, 2 प्रतिस्थापी हैं, तो पहले देखिए क्या वो समान है? बिल्कुल वो समान है। तो अगर वो समान है तो पहले दोनों की पोजीशन को कोमा लगा के लिखिए। इसकी पोजीशन कहां है? 2 पर। इसकी पोजीशन भी कहां है? 2 पर। एक जैसे 2 हैं तो क्या लिखेंगे? डाई। कौन है ये? CH3, इनको क्या कहते हैं आप? मिथाइल। तो 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है वो बात की बात है, आपको सब्स्टिट्यूट लिखना सीखना था। अगर एक ही सब्स्टिट्यूट है तो पोजीशन के साथ उसका नाम लिखा, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो ये देखा क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो पहले कोमा लगाकर उनकी पोजीशन लिखी, फिर एक जैसे 2 हो तो डाई लिखते हैं, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो 6 हो तो हेक्सा लिखते हैं, और फिर उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिख देते हैं। सपोज अब कंडीशन कुछ ऐसी आ गई,
ओके, चेन सिलेक्शन कीजिए। क्या चेन सिलेक्शन नजर आ रहा है मेरे को नजर आ रहा है सर, ये सीधी सीधी आई के रूप में आप चेन सेलेक्ट कीजिए। कितने कार्बन की हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ये भी ले सकते थे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 2 है लेकिन ये 5 की L और ये I कितने का? 6 का, तो ये L तो लेना ही नहीं है। इधर से आइए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये L भी कितने का है? 6 का, और I भी कितने का था? 6 का। जब I और L दोनों ही 6 का है तो I ले लीजिए, कहाँ दिक्कत है। तो आपने चेन सिलेक्शन किया। अब आप काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से OH ग्रुप पास हो आपने काउंटिंग की, ठीक है। अब आप क्या लिखना चाहते हैं? यहां पर जो सब्स्टिट्यूट है पहले उन्हें लिखना चाहते हैं। हमने देखा यहाँ OH ग्रुप के अलावा 2 सब्स्टिट्यूट है और दोनों डिफरेंट है। एक C2H5 है जिसे इथाइल कहते हैं और एक CH3 है जिसे मिथाइल कहते हैं। तो पेरेंटल चेन सेलेक्ट करने के बाद बाहर अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हैं, तो कायदा ये कहता है, रूल ये कहता है नोमेनक्लेचर का, कि हमें दोनों को ABCD के ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इनकी पोजीशन के साथ लिख देना चाहिए। मीन्स जो ABCD में पहले आता है पहले उसे पोजीशन के साथ लिख दो, और जो फिर बाद में आता है फिर उसे पोजीशन के साथ लिख दो। तो इथाइल E से, मिथाइल M से, तो E पहले आएगा। तो इथाइल कहाँ है? 4 पे, तो पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे 4 इथाइल। देन 3 पर कौन है? मिथाइल। तो दोनों सब्स्टिट्यूट को ABCD के क्रम में इनकी पोजीशन के साथ लिख देते हैं। तो दोबारा सुनिए, थर्ड रूल था कि चेन सेलेक्ट करने के बाद, काउंटिंग करने के बाद, अगर पेरेंटल चेन के अलावा आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है तो पहले उसे लिखा जाता है। अगर सब्स्टिट्यूट एक ही है तो उसे उसकी पोजीशन के साथ उसका नेम लिख देते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है लेकिन सेम है तो पहले सभी की पोजीशंस को कोमा लगा के लिखते हैं। फिर एक जैसे 2 हो तो डाई लगाते हैं और प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट का नेम लिख देते हैं। 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा और 6 होते तो हेक्सा लगा के सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते। अगर चेन सेलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है लेकिन डिफरेंट है, वो प्रतिस्थापी अलग अलग है, तो उनको पोजीशन के साथ ABCD के ऑर्डर में लिख दिया जाता है। यह आपका थर्ड रूल एंड फाइनल रूल। लास्ट में क्या करते हैं? पेरेंटल चेन को, जो जनक श्रृंखला है, उसको कार्बन संख्या की आधार पर एल्केनोल या एल्केन एक्सओल के रूप में लिख देते हैं। पेरेंटल चेन को नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर एल्केनोल या एल्केन एक्सओल के रूप में लिख दिया जाता है। अगर आपकी पेरेंटल चेन में कितने कार्बन हैं? 3, तो 3 की एल्केन क्या हो गई? यहाँ प्रोपेन, ठीक है। अब OH ग्रुप की पोजीशन देखते हैं, वो कहाँ है? 1 पर। जब जब OH ग्रुप 1 पर हो तब तब X यानी OH ग्रुप की पोजीशन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप डायरेक्ट सफिक्स OH के लिए क्या जोड़ दीजिए? OH के लिए ऑल। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ऐसे यहां देखिए 2 डाइमिथाइल, वंस अगेन 3 की चेन है, प्रोपेन, और फिर 1 पर ही OH है इसलिए प्रोपेनॉल। यहां देखिए 4 इथाइल, 3 मिथाइल, और अब क्या है? 6 से हेक्सेन। ऑल कहां है? OH कहां है? अब 1 पर नहीं है, 2 पर है, इसलिए इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी और लिखेंगे हेक्सेन टू ऑल। तो नेम हो गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल। ये हो गया IUPAC नेम। तो हमने आपको IUPAC नेम लिखना सिखाया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के IUPAC नेम एल्केनोल या एल्केन एक्सओल के रूप में लिखे जाते हैं। सबसे पहले IL या U के रूप में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। चेन के कार्बन से OH का डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। सेकंड क्या करते हैं? काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से OH नियरेस्ट हो, यानी उसको मिनिमम नंबर मिले। थर्ड क्या करते हैं? अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो पोजीशन के साथ पहले उससे लिखते हैं।
अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है तो पहले उनकी पोजीशंस कोमा लगा के लिखते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा प्रीफिक्स यूज करके सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा लेकिन डिफरेंट हैं तो उनको पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। और लास्ट में पेरेंटल चेन को नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर एल्केन प्लस ऑल के रूप में लिखा जाता है। अगर OH ग्रुप की पोजीशन 1 के अलावा कहीं और हो तो नेम एल्केन एक्स ऑल के रूप में लिखते हैं, यानी ऑल से पहले और एल्केन के बाद बीच में क्या लिखी जाती है, OH ग्रुप की पोजीशन। आइए अब कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट उनको देख लेते हैं। 5 कार्बन तक के अल्कोहल जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो 5 कार्बन तक की सभी अल्कोहल जो हैं हम उनका IUPAC नोमेनक्लेचर सीख लेते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चेन सिलेक्ट। फर्स्ट 1 कार्बन की, सेकंड 2 कार्बन की, थर्ड 3 कार्बन की, फोर्थ 2 कार्बन की तो क्या बना, आई बना ना। देखिए क्या एल की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ये देखिए जब एल की पॉसिबिलिटी है तो हम एल ही बनाएंगे, क्योंकि एल बनाने से कितने कार्बन हो गए हैं, 2 की बजाय 3। लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है, ये नहीं कि आई चल रहा है तो आई बनाते जाएंगे। आप आई, एल या यू तीनों में से किसी को भी ढूंढे, लॉन्गेस्ट मैक्सिमम कार्बन आपके आ जाने चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। यहां देखिए कितने की चेन सिलेक्ट हो गई है आपकी, 4 कार्बन की। ओके, आगे आइए आप, यहां चेन सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन की हो गई, आई बनाएंगे तो भी 3 का और एल बनाएंगे तो भी 3 का। यहां देखिए आई कितने कार्बन का हो गया, 4 का हो गया। यहां देखिए ये वर्टिकल आई बना लीजिए तो भी 3 की है, एल बनाते तो भी 3 की होती। यहां देखिए 5 की हो गई। यहां फिर से आई बनाओ तो भी 4 की है, एल बनाओ तो भी 4 की है। सेम कंडीशन, आई बनाओ तो भी 4 की है और एल बनाते तो भी 4 की होती। यहां वापस से आई बनाया तो भी 4 की है और ये वाला एल बनाते तो भी 4 की होती। और यहां देखिए हॉरिजॉन्टल आई 3 का है, वर्टिकल आई भी 3 का होता है, लेकिन वर्टिकल के कार्बन का OH से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, इसलिए हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे। अब चेन सिलेक्शन करना आपको आगे, आप क्या करेंगे, आप काउंटिंग। तो ये 1 की काउंटिंग उधर से, जिधर से OH ग्रुप पास हो, तो OH ग्रुप पास है उधर से मैंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी नियरेस्ट एंड से। ठीक है, इसमें तो कहीं से भी करें, OH सेकंड पर ही है। ठीक है, यहां देखिए सब जगह हमने क्या कर दी है, काउंटिंग कर दी है। काउंटिंग वहां से कर रहे हैं जिधर से OH ग्रुप हमारा क्या हो, पास। ये लीजिए, तो सभी तरफ काउंटिंग वहां से की जिधर से OH ग्रुप क्या था, नजदीक था। अब आपको क्या करना है, चेन सिलेक्शन हो गया, काउंटिंग हो गई। अब देखना है क्या कोई सब्स्टिट्यूट है, अगर है तो पहले पोजीशन के साथ उसका नाम लिखो, नहीं तो पेरेंटल चेन को एल्केनोल या एल्केनएक्सोल के रूप में लिख दो। यहां कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेरेंटल चेन 1 कार्बन की है, 1 कार्बन की एल्केन क्या है, मेथेन है, तो उस पे तो जाहिर बात है 1 पे ही OH है, तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल। यहां 2 की चेन है, फर्स्ट पर OH है, तो 2 की एल्केन क्या हो गई, एथेन, और वही और एथेनॉल। यहाँ 3 की चेन है और फर्स्ट पर OH हो, तो 3 की एल्केन क्या हो गई, प्रोपेन ऑल, 1 पर ही है तो प्रोपेनॉल। यहां भी चेन 3 की है तो ये भी प्रोपेन है,
लेकिन देखिए यहाँ OH 1 पे था जबकि यहाँ OH 2 पर है, तो जब OH 2 पर हो तो उसकी पोजीशन लिखते हैं, नेम एल्केन एक्स ऑल के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल। यहाँ 4 की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 4 की चेन में ऑल भी कहाँ है, फर्स्ट पर है, तो ब्यूटेन ऑल। तो इन सभी में देखिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसलिए इनका नेम या तो एल्केनॉल के रूप में हो गया या फिर एल्केन एक्सॉल के रूप में हो गया। इधर आइए, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, चीन की पेरेंटल चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड पे कोई सब्स्टिट्यूट नजर आ रहा है, तो कहाँ है, 2 पर। कौन है, CH3, जिसको क्या कहते हैं, मैथिल। और 3 की चेन को आप क्या कहेंगे, प्रोपेन। 1 पर OH है तो प्रोपेनॉल। सेम मैनर आप देखिए 4 की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, 4 की चेन में सिंपली क्या कहेंगे, एल्केन के रूप में ब्यूटेन। बट OH की पोजीशन देखिए कहाँ है, 2 पर। जब 1 पर नहीं हो तो लिखनी है ब्यूटेन टू ऑल। सेम यहां आइए, 2 पर कौन है, मिथाइल। 2 पर कौन है, मिथाइल। सब्स्टिट्यूट छूटा हुआ है ना बाहर। चेन कितने की है, 3 की, प्रोपेन। और उसके 2 पर क्या अटैच है, ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल। ऐसे यहां देखिए 5 से क्या हो जाएगा, पेंटेन। 1 पर ऑल है तो पेंटेनॉल, ये पेंटेनॉल हो गया आपका। यहां आइए 3 पर फिर से कौन अटैच है, CH3 है तो 3 मिथाइल। ठीक है, 4 की चेन को क्या लिखेंगे आप, ब्यूटेन। और इस ब्यूटेन के 1 पर कौन है, ऑल, तो 1 पर है तो 1 लिखना ही नहीं है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। यहां आइए सब्स्टिट्यूट फिर 3 पर है, कौन है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। चेन अभी भी 4 की है तो ब्यूटेन लिखेंगे, लेकिन ऑल अब कहां है, सेकंड पर है, इसलिए ब्यूटेनॉल नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ब्यूटेन टू ऑल लिखेंगे। यहां देखिए सब्स्टिट्यूट भी 2 पे, फंक्शनल ग्रुप भी 2 पे, तो नाम हो गया 2 मिथाइल। 4 की चेन ब्यूटेन और उसके 2 पर ही है ऑल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। यहां दिखाई दे रहा है 3 की चेन है, बाहर 2 सेम सब्स्टिट्यूट है, तो पहले दोनों की पोजीशन कोमा लगा के, ये भी 2 पर, ये भी 2 पर, तो 2 2 एक जैसे 2 के लिए डाई, कौन, मिथाइल। और 3 की चेन को क्या कहेंगे, प्रोपेन। ऑल 1 पर है तो प्रोपेनॉल, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। ये हुआ आपका अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल पर, अल्कोहल में समावयवता पर। इस समावयवता की बात करें इससे पहले समावयवता शब्द को समझें। समावयवता शब्द है समावयव से बना हुआ, और समावयव का आप हिंदी के अनुसार संधि विच्छेद कर दीजिए, सम प्लस अवयव। समान हो अवयव जिनके, समान हो घटक जिनके, ठीक है, यानी ऐसे यौगिक जिनके घटक समान है, यानी इनके अणुसूत्र क्या है, समान है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। दूसरे वर्ड आइसोमर है ना, आइसो लैटिन टर्म था, पिछले वीडियो में बात की थी, आइसो मींस इक्वल होता है। पॉलीमर में भी पढ़ा था आपने, मर मींस मॉलिक्यूल्स होता है, तो आइसो मीन इक्वल, मर यानी मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वल हो मॉलिक्यूल्स जिसके, यानी जिनके मॉलिक्यूल सेम हो, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो कहता है द कंपाउंड्स विच आर सिमिलर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन उनकी संरचना या उनकी जो त्रिविम व्यवस्था है वो एक दूसरे से अलग होती है, उनको एक दूसरे का समावयव कहते हैं और उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर या उनका जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, उनको एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म या समावयवता 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह की आइसोमेरिज्म है। हम फिलहाल जब ये कंपाउंड पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हमारा अलग से चैप्टर है जहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, संरचनात्मक समावयवता की बात करेंगे। संरचनात्मक समावयवता भी आपने 5 तरह की पढ़ी है, 11th में आती है ये बातें। फंडामेंटल केमिस्ट्री वहां थी, वहां था। स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयवता 5 तरह की होती है, 5 टाइप्स की होती है। पहली होती है चैन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता। तीसरी होती है क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथी होती है टोटोमेरिज्म या चलावयवता। पांचवी होती है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। देखिए बेटा, अल्कोहल में चलावयवता और मध्यावयवता नहीं होती। जिन कंपाउंड्स में आएगी वहां आपको समझाएंगे क्योंकि 11th का टॉपिक है। लेकिन अल्कोहल में 3 तरह की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, 3 तरह की समावयवता इसमें देखने को मिलती है। एक श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म, दूसरी स्थिति समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरी क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास ये 2 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड्स पे आप फोकस कीजिए। ओके, ऊपर वाले कंपाउंड में कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं, 3। नीचे वाले में काउंट कीजिए कितने हैं, 3। ऊपर वाले में हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 to 5, 5 to 7 and 1, 8। नीचे वाले में 3 3 6 7 8, यहां भी 8। ऑक्सीजन यहां भी 1, यहां भी 1। तो आपने क्या देखा, मेरे पास ये 2 अल्कोहल है, एक प्रोपेनॉल है एक प्रोपेन टू ऑल। दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों का अणुसूत्र समान है। दोनों की पेरेंटल चेन या जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या समान है, इसलिए दोनों ही प्रोपेन है। लेकिन देखिए एक में OH फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है और एक में OH सेकंड पर जुड़ा हुआ है। तो चैन आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो ऐसे आइसोमर्स जिनकी पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, जिनकी जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या समान हो, लेकिन उनमें प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर या स्थिति समावयवी कहते हैं। और इस आइसोमेरिज्म को पोजिशनल आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता कहते हैं। तो प्रोपेनॉल और प्रोपेन टू ऑल में कौन सी आइसोमेरिज्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर है। तो पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 3 है, OH की पोजीशन बदली है, यानी एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को टेली कीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को। तो देखिए यहां कार्बन 4, यहां भी कार्बन 4, यहां हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 and 1 10, यहां 3 3 6 6 and 2 8 9 10, यहां ऑक्सीजन 1 और यहां भी ऑक्सीजन 1। क्या देख रहे हैं आप, इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी पेरेंटल चेन को चेक कीजिए। इसकी पेरेंटल चेन है प्रोपेनॉल, इसकी पेरेंटल चेन है ब्यूटेनॉल। मींस इसकी जनक श्रृंखला या पेरेंटल चेन में 3 कार्बन एटम्स है, जबकि इसकी जनक श्रृंखला या पेरेंटल चेन में 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है। तो ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग हो, उन्हें एक दूसरे का हम चैन आइसोमर कहते हैं। तो देख रहे हैं ये अल्कोहल्स में कौन सी आइसोमरिज्म देखने को मिली आपको, चैन या श्रृंखला समावयवता देखने को मिली। तो आपने देखा अल्कोहल में श्रृंखला समावयवता भी है, जनक श्रृंखला में कार्बन बदले, अल्कोहल में पोजिशनल आइसोमरिज्म भी है, यानी OH की पोजीशन बदली। अब तीसरी होती है अल्कोहल में क्रियात्मक समूह समावयवता। आइए उस पर भी बात करते हैं। बेटा ये होता है HOH
सब जानते हैं HOH, इसको पानी कहते हैं, जल, वाटर। इसका एक H हटा करके अगर एक एल्काइल ग्रुप ले आए, जैसा देखिए आपने किया ही है ना, CH3OH मैथेनॉल कहा था, तो एक एल्काइल ग्रुप ही तो लाए हैं आप यहाँ, तो ROH आ गया। इस ROH को ही आप क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर इसके दोनों हाइड्रोजन हटाकर आप दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो आपको एक दूसरा कंपाउंड मिलेगा, क्या, ईथर। वाटर के दोनों H हटा के दो एल्काइल ग्रुप जोड़े, क्या बने, ईथर। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है ना, ईथर के बीच में क्या है, दोनों एल्काइल ग्रुप के ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रख लीजिए। आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो एक तरफ 1 और एक तरफ 2 कार्बन लिख दीजिए। ओके, वैलेंसी को हाइड्रोजन से क्या कीजिए, पूरा कीजिए। ये देखिए, ये एक नया कंपाउंड मिल गया, इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। इधर है CH3 मिथाइल, इधर है C2H5 इथाइल। एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ है एल्काइल, ये है आपका ईथर। चेक कीजिए इसमें कार्बन कितने हैं, 3, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H8O, और इन दोनों एल्कोहल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, C3H8O। इट मींस एल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह जो है, वो दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग है। इसलिए एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो समझ गए आप, इंट्रोडक्शन दिया आपको आइसोमेरिज्म का। कहा एल्कोहल में अगर जनक श्रृंखला में कार्बन नहीं बदले, पेरेंटल चेन में कार्बन नहीं बदले और OH की पोजीशन बदले, तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर जनक श्रृंखला में कार्बन बदल जाए, जैसे यहाँ देखिए ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल वाला, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का एग्जांपल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन चेन, पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट, तो ये चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समरूपता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाए, तो ये क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है, वो है ईथर। अब एक और चीज देखिए बेटा, आपने क्या देखा, इस एल्कोहल और ईथर से ये फॉर्मूला बना, और अभी इन एल्कोहल से 4 कार्बन वाले से ये फॉर्मूला बन रहा था, C4H10O। थोड़ा सा इन दोनों फॉर्मूलों पे गौर करो। एग्जाम में क्या होता है, आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के वो ये कहता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पॉसिबल सभी आइसोमर के स्ट्रक्चर और उनका IUPAC नैप लिखिए। तो मैं आइडेंटिफाई तो करूं उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कि मुझे यहाँ एल्कोहल बनाना है, ईथर बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, एसिड बनाना है, बनाना क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन है इस फॉर्मूले में। देखिए दोनों जगह ऑक्सीजन क्या है, सिंगल। कार्बन हाइड्रोजन में एक रिलेशनशिप देखने को मिल रही है आपको, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों जगह कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है। यानी ये किसका फॉर्मूला है जहां डबल से 2 ज्यादा हो, एल्केन। पढ़ा है ना हमने, एल्केन का सिंपल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसका मतलब एल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2O होता है। मींस अगर कहीं भी आपको ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा अणुसूत्र दिया हो जिसमें एल्केन के फॉर्मूले के साथ एक ऑक्सीजन दी गई हो, तो समझ लीजिए उससे बनने वाले आइसोमर एल्कोहल और ईथर होंगे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब पार्ट 3 जब मैं आपसे लेकर डिस्कस करूंगा इस 11th लेसन का, तो मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो आपके 5 कार्बन एटम्स वाले एल्कोहल हैं, वहां तक के एल्कोहल के आइसोमेरिज्म के बारे में, उनकी समावयवता के बारे में आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल बात करूंगा। तब तक आप एल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ लीजिए, वो क्लियर है। आइसोमेरिज्म बड़ी आसानी से कल आ जाएगा।
जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आपको लास्ट 15 मिनट्स का, इसको भी एक बार जरूर दोबारा देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि कल जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका बेस क्या है। मीन्स आज का वीडियो मेरी नेक्स्ट क्लास का बेस है। अगर आज का वीडियो आपने बेटर तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तब तक स्टे होम।